मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। छठ महोत्सव के लिए 4 बीघा जमीन देने की घोषणा। भूड़ मोहलियों में है 4 बीघा तालाब की जमीन। देहरादून से दिल्ली मुंबई के लिए आज से नई हवाई सेवा। पर्यटन मंत्री करेंगे शुभारंभ। एयरलाइंस की हवाई सेवा 38 स्थानों के लिए होगी संचालित। चुनावी माहौल गरमाने इसी महीने उत्तराखंड आ सकते हैं केजरीवाल और सिसोदिया और भगवंत मान। कई मुद्दों को लेकर पार्टी करेगी दौरा। उदय मानसूरी को अर्घ के साथ 4 दिवसीय छठ पूजा का महिलाओं ने किया पारण। घाटों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। उत्तराखंड में फिर सक्रिय हो रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 8 नए संक्रमित मामले। हुई सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 142। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और खटीमा से आपको खबर बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। पूर्वांचल सेवा समिति की मांग पर की है बड़ी घोषणा। छठ महोत्सव के लिए 4 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। भूड़ महोलिया में है 4 बीघा तालाब की जमीन। खटीमा से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है बड़ी घोषणा। पूर्वांचल सेवा समिति की मांग पर की है बड़ी घोषणा। छठ महोत्सव के लिए 4 बीघा जमीन देने की है घोषणा। भूड़ महोलिया में है 4 बीघा तालाब की जमीन। खटीमा से खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बड़ी घोषणा। पूर्वांचल सेवा समिति की मांग पर यह बड़ी घोषणा की है। छठ महोत्सव के लिए 4 बीघा जमीन देने की है घोषणा। भूड़ महोलिया में है 4 बीघा तालाब की जमीन। खटीमा से आपको एक खबर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। पूर्वांचल सेवा समिति की मांग पर यह बड़ी घोषणा की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा के लिए जो बड़ी घोषणा की है, क्या जानकारी है इसको लेकर? देखिए यशी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीमांचल खटीमा है और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अपनी विधानसभा भी खटीमा है। और पूर्वांचल समिति की जो लंबे समय से बहुत लंबी मांग चली आ रही थी, 21 साल उत्तराखंड बना हुआ, लेकिन उनकी मांग अभी तक किसी भी नहीं पूरी की। लगातार उनका प्रयास चल रहा था, लेकिन इस मांग को आज पुष्कर सिंह धामी ने कल घोषणा करके पूरी की है, जिसमें पूर्वांचल समिति में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 4 बीघा जमीन पूर्वांचल समिति को छठ पूजा के लिए दी है, जो नानावता विधानसभा भूमि में आती है। 4 बीघा जमीन के लिए बड़ी घोषणा की है इनके लिए। और जो बड़े लंबे समय से इनकी मांग चली आ रही है, इसको लेकर काफी खुशी देखी गई पूर्वांचल समिति में। और वहीं अगर बात करें तो सीमांचल खटीमा की, तो लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्य जो घोषणा के जो उनके पुष्कर सिंह धामी के थे वो लगातार चले आ रहे हैं। और अलग अलग घोषणा घोषणा और भी की उन्होंने। हर गांव में वो खुले क्या कहते हैं व्यायामशाला भी खुलेंगे, ये घोषणा भी की है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे खटीमा से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की है। छठ महोत्सव के लिए 4 बीघा जमीन देने की घोषणा की है पुष्कर सिंह धामी ने। भूड़ महोलिया में है 4 बीघा तालाब की जमीन। और देहरादून से आपको एक खबर बता देता है, बीजेपी ने चुनाव की रणनीति पर काम किया है शुरू। भाजपा ने जातीय आंकड़ों के हिसाब से काम कर दिया है शुरू। नेताओं को मॉनिटरिंग व संपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। 70 विधानसभाओं पर सभी नेता निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। बीजेपी ने चुनाव की रणनीति पर काम किया शुरू। भाजपा ने जातीय आंकड़ों के हिसाब से काम शुरू किया है। बीजेपी ने चुनाव की रणनीति पर काम किया शुरू। भाजपा ने जातीय आंकड़ों के हिसाब से शुरू किया काम। नेताओं को मॉनिटरिंग व संपर्क अभियान की दी है जिम्मेदारी। 15-15 सीटों पर दुष्यंत गौतम व रेखा वर्मा को सौंपी है जिम्मेदारी। लॉकेट चटर्जी व आरपी सिंह को 20-20 विधानसभाओं की कमान। 70 विधानसभाओं पर सभी नेता निभाएंगे अहम जिम्मेदारी।
बीजेपी ने चुनाव की रणनीति पर काम किया है शुरू। भाजपा ने जातीय आंकड़ों के हिसाब से शुरू किया है काम। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, गांव गांव कांग्रेस अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। गांव गांव कांग्रेस अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक कांग्रेस का गांव गांव अभियान हो रहा है शुरू। बता दें आपको कि रात्रि विश्राम कर जनता से जुड़ेंगे कांग्रेस के सभी नेता। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता न्याय पंचायत स्तर पर करेंगे रात्रि विश्राम। देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का करेंगे आयोजन। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई जाएगी जयंती। छात्र युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। 15 नवंबर को सभी न्याय पंचायत में चलाएंगे सफाई अभियान। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, 2022 की चुनावी तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी। आपके बड़े नेताओं के तय किए जा रहे हैं कार्यक्रम। जल्द ही उत्तराखंड आ सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सांसद भगवंत मान का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय है। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाल रही है रोजगार गारंटी यात्रा। 31 विधानसभा क्षेत्रों में आपने नियुक्त किए हैं विधानसभा प्रभारी। पार्टी के प्रत्याशियों के नाम पर किया जा रहा है मंथन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही आ सकते हैं उत्तराखंड। सांसद भगवंत मान का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय है। पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाल रही है रोजगार गारंटी यात्रा। 31 विधानसभा क्षेत्रों में आपने नियुक्त किए हैं विधानसभा प्रभारी। देहरादून से खबर, 2022 के चुनावी तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी। आपके बड़े नेताओं के तय किए जा रहे हैं कार्यक्रम। जल्द ही उत्तराखंड आ सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कर सकते हैं दौरा। सांसद भगवंत मान का भी उत्तराखंड आने का कार्यक्रम तय है। बता दें आपको कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाल रही है रोजगार गारंटी यात्रा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ जानकारी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आने को लेकर? अंकित, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी अंकित, अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, उत्तराखंड में जो 2022 का इलेक्शन होना है उसको फतह करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ कार्यक्रम तैयार कर रही है। फिलहाल ऐसी जानकारी है कि जल्दी ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इसके अलावा जो सांसद है भगवंत मान, वो भी उत्तराखंड में आ सकते हैं और कहीं न कहीं उत्तराखंड में आकर के माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस पर भी कहीं न कहीं वो कटाक्ष करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जनता से 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताने के लिए अपील वो करते हुए नजर आएंगे। इस तरीके की जानकारी है जैसी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश भर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से भी जनता को अपनी ओर पार्टी की ओर से लाने की कवायद चल रही है। और आने वाले समय में तमाम जो 21 विधानसभा क्षेत्रों में जो आम आदमी पार्टी विधानसभा की जो प्रभारी है वो भी नियुक्त करने जा रही है, ताकि जो चुनाव है उसको शांतिपूर्ण तरीके से एक अपनी ओर से पूरी ताकत जो है आम आदमी पार्टी लगाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से 2022 के इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी तैयारी में जुटी है। जी अंकित, बिल्कुल कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस जिस तरीके से रात्रि विश्राम कार्यक्रम कर रही है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी एक बार उत्तराखंड आ रहे हैं। भाजपा की तरफ से भी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं चुनावी मोड में सभी राजनीतिक पार्टियां नजर आने लगी हैं। बिल्कुल, देखिए सभी दल अपनी ओर से तैयारी कर रही है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाजपा भी सब दलों से आगे है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगातार तैयारियां कर रही है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने जो मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार है रिटायर्ड कर्नल अजय कोटाल, उनको भी घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अन्य दलों से हम के बात अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी भी सबसे तक आगे है।
देखना होगा कि किस तरीके से जो चुनाव की तैयारियां कर रही है उसका आने वाले इलेक्शन में उसको क्या लाभ मिलता है। लेकिन कोशिश तमाम दल अभी ये कर रहे हैं कि 2022 के दंगल अपनी ओर से जीता जा सके और इसके लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं, 2022 के आगामी चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। आपके बड़े नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, हर घर भाजपा घर घर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिरकत करेंगे। सहसपुर विधानसभा के अंतर्गत आयोजित होगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे प्रहलाद जोशी दायित्वधारियों व पूर्व विधायकों की लेंगे बैठक। शाम 5 बजे प्रहलाद जोशी दायित्वधारियों व पूर्व विधायकों की बैठक लेंगे। देहरादून से खबर, हर घर भाजपा घर घर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भाजपा की तरफ से। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी करेंगे शिरकत। भाजपुर में कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा के समर्थन पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के भाजपुर से चुनाव लड़ने पर यशपाल आर्य का काले झंडे और डंडों से विरोध करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के समर्थक यशपाल आर्य के भाजपुर से ही चुनाव लड़ने की बात करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में घर वापसी और भाजपुर से ही चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद भाजपुर में टिकट को लेकर जंग छिड़ गई है, जिसके चलते बीते दिन पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुनीता टम्टा के समर्थन में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के भाजपुर से चुनाव लड़ने पर काले झंडे और डंडों से विरोध करने का ऐलान किया था। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरेंद्र सिंह लाडी के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि टिकट की दावेदारी करना सबका अधिकार है, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना मर्यादा का उल्लंघन है। 96 से 1996 से चाहते हुए बात, अरे भारत सन 2012 के बाद हमें आजादी मिली है। ये तो बंदूकों से लड़ाई झगड़े कितने होते थे, सब जनता जानती है। यशपाल आर्य जी, मैं आपके प्रेस के द्वारा कहना चाहता हूं कि वो भाजपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। जो इतनी हैसियत रखते हैं कि कमाइयों में टिकटें बांटेंगे, वो अपना भाजपुर से ही लड़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो ये लोकतंत्र है, सबको मांग का हक है, टिकट मांगे, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने अपना अपशब्द बोले उनके खिलाफ, जान से मारने वाली बात भी आई कि घरों में जाओगे तो अपनी जान बचाना, तो यह निंदनीय है। खबर देहरादून से, जहां पर एटीएम बदलकर ठगी करने वाले ठगों की गैंग का खुलासा हुआ। रायपुर पुलिस ने ऐसे 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एसएसपी देहरादून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। भोले भाले लोगों को जाल में फंसाकर एटीएम बदलकर यह ठगों की गैंग ठगी घटना को अंजाम देती रही। देहरादून पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल सहित कई राज्यों से ठगी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को कामयाबी मिली है। इसी के साथ ही 77 एटीएम पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किए हैं। एसएसपी देहरादून जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली थाना रायपुर में एक व्यक्ति आया था, जिसके द्वारा बताया गया था कि उसके अकाउंट से लगभग 2.5 लाख के करीब रुपया चला गया, जो कि उसके द्वारा नहीं निकाला गया। उस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करने के बाद सोर्स पता गया कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो मुखबिरों की मदद से और जो हमारा सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनकी मदद से हमने पता किया, तो एक गैंग था जिसको कि आज हमने पकड़ा है, जिसमें कि 3 व्यक्ति हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए हैं और तीनों व्यक्ति एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उत्तरकाशी की पुरोला में अब कांग्रेस भाजपा में दल बदल का खेल चल रहा है। ऐसे में बीजेपी ने जहां कांग्रेस के विधायक राजकुमार को भाजपा में शामिल किया, तो अब कांग्रेस ने भी झटका देते हुए भाजपा में शामिल हो रहे दुर्गेश लाल को कांग्रेस में शामिल कर लिया है। 2017 में पुरोला विधानसभा में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कड़ी टक्कर देने वाले दुर्गेश लाल ने चुनाव के बाद भाजपा का दामन थामा था, पर अब भाजपा में अपनी दाल गलते न देख आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने मिठाई बांटकर कांग्रेस पार्टी में उन्हें शामिल किया। और खबर विकासनगर से, जहां पर सेलाकोई थाना पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मामले का खुलासा करते हुए 2 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। गिरफ्त में आए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, मार्कशीट और लैपटॉप प्रिंटर के साथ ही नकदी भी बरामद की गई है। फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि थाना पुलिस को लंबे समय से
आधार कार्ड फर्जीवाड़े की शिकायत मिल रही थी, जिस पर खुफिया तंत्र सक्रिय किया गया था, जिसके चलते LIU और थाना पुलिस के सहयोग से सेलाकुई थाना क्षेत्र से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमें लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि यहाँ पर एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो लोग फर्जी आधार कार्ड या फर्जी डिग्री वगैरह बना करके लोगों को नौकरी दिलवा रहे हैं या अन्य प्रकार की गतिविधियों में काम से लग रहे हैं। तो LIU यूनिट और पुलिस यूनिट ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और फिर अल्टीमेटली इस गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक व्यक्ति हमारी गिरफ्त में आ चुका है और एक व्यक्ति फरार है, और एक वो व्यक्ति सामने आया है जिसने इसमें आधार कार्ड वगैरह या जो अपने कागजात वगैरह बनाए थे। तो इसमें जो नाजिम है वो नाजिम हमारी गिरफ्त में आ चुका है। जो फरार अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है और बाकी इन तीनों के खिलाफ मुकदमा कायम हो चुका है और इन्हें कल माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं, जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले, समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की। उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार इकबालपुर स्थित चीनी मिल द्वारा गन्ने किसानों का करोड़ों रुपए के बकाये का भुगतान न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार को आज रूप कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि हरिद्वार निवासी नितिन ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार स्थित इकबालपुर चीनी मिल में गन्ना किसानों का 108 करोड़ और 2018-19 का 109 करोड़ का भुगतान मिल पर बकाया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सरकार के आदेश पर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन के रूप में 214 करोड़ रुपए विभिन्न बैंकों द्वारा लोन दिलाया गया, जबकि जनता द्वारा जमा राशि को सॉफ्ट लोन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने शुगर मिल प्रबंधकों से कहा है कि यदि उनके पास इस मामले में कोई प्रस्ताव है तो कोर्ट को बताएं। किसानों के करीब 2016-17 और 17-18 के 216 करोड़ रुपए के भुगतान का झगड़ा चल रहा है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा एक अकाउंट खोल के ये कहा गया कि जो शुगर अवेलेबल है उसको बेचा जाए, उस खाते में डाला जाए। तो उसमें शुगर मिल की तरफ से ये आया कि करीब 28 करोड़ रुपए उन्होंने उस खाते में जमा किए हैं, जिसपे पिछली डेट में राज्य सरकार द्वारा एक निवेदन किया गया था कोर्ट से कि साहब इसके कुछ पैसा किसानों को रिलीज कर दिया जाए ताकि उनको भुगतान किया जा सके। रुड़की के रहमतपुर गांव में कुछ दबंगों ने अवैध तरीके से बच्चों के खेल के मैदान पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर बच्चों द्वारा मीडिया को अवगत कराया गया। वहीं मीडिया ने मौके पर जाकर कवरेज किया तो दबंगों द्वारा खेल के मैदान पर एक भूसे का कोठा, पशुओं के लिए छप्पर व घर की निकासी आदि खेल के मैदान पर पाए गए, जिसकी जानकारी तहसील के उच्च अधिकारियों को दी गई।
वहीं नायब तहसीलदार रुड़की सुरेश पाल सिंह का साफ तौर से कहना है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो सरकारी भूमि पर कब्जा करे और अगर इस तरह के मामला पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नायब तहसीलदार ने मौके पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही और जो बच्चों के खेल के मैदान पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है उसको स्वयं खाली कराने एवं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। रहमतपुर असल में चल रहा है गाँव चकबंदी में। अभी हमने अपने जो है तहसील के लेखपाल से बात करी, उसके द्वारा भी बताया गया कि मुझे भी ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ पे खेल के मैदान पे अतिक्रमण कर लिया है किसी ने, पशु वगैरह बांध के कोई कोठा वगैरह बना के। तो ये हम बहुत जल्दी इसमें चकबंदी कानून को, चकबंदी पटवारी को और अपने तहसील के कानून और तहसील पटवारी को भेज के इस अतिक्रमण को तुरंत ध्वस्त कराएंगे। और इसमें अगर कोई आवश्यकता होगी, किसी दिक्कत किसी प्रकार की होगी तो मैं स्वयं भी जाकर इसमें जो है इसे कब्जे हटाऊंगा, क्योंकि ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, बच्चों के खेल का मैदान है। तो ये उसी में जो प्रस्तावित किया हुआ है चकबंदी विभाग द्वारा, तो हम ये से बिल्कुल 100% छुटवाओगे वहाँ पर जाए। खबर मसूरी से है, जहां पर हिमालयन कार रैली को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और मंत्री गणेश जोशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताते चले कि हिमालयन कार रैली का 40 साल बाद फिर से आयोजन हुआ। ये रैली दिल्ली से शुरू हुई और कोटद्वार के लेंसडाउन से धनोल्टी होते हुए मसूरी पहुंची और ये रैली कैप्टी फॉल होते हुए कुफरी पहुंचेगी। इस अवसर पर दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड विजेता भी शामिल हुई। विगत कई वर्ष पूर्व इस रैली का आयोजन सिवाय होटल से किया जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री किशोर काया जी को, जो प्रबंधक हैं सवाई होटल के, कि उनका बड़ा योगदान इस रैली में रहा है और 4 दशक के बाद फिर से यह रैली शुरू की जा रही है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं इस रैली में पार्टिसिपेंट्स द्वारा 100 से अधिक ऐतिहासिक जो हमारे भव्य कारें हैं और वो सब इस मार्ग पर चलाई जाएंगी। जो मार्ग 1981 में तय किया गया था उसी मार्ग पर चलाई जाएंगी। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवार्डी, लेकिन आप सब मुझे मेरे खेलों की वजह से जानते हैं। मैं भारत की पहली भारतीय महिला हूं जो पैरालंपिक का मेडल लेके लौटी थी। करंटली मैं प्रेसिडेंट हूं पैरालंपिक कमेटी की, लेकिन मेरा पहला प्यार मोटर स्पोर्ट्स रहा है। मैंने वर्जिश भी पैरालिसिस में शुरू करी थी क्योंकि मुझे गाड़ियाँ चलानी थी, मुझे मोटरसाइकिल चलानी थी और मुझे लगता है कि जो पहिए ईश्वर ने मेरी ज़िंदगी में दिए व्हील चेयर के रूप में, वो पहिए मुझे अपनी पसंद के पहिए जो कि रैलीज़ हैं, मोटर स्पोर्ट्स है, मोटरसाइकिलिंग है, क्योंकि मैं एक दिव्यांग महिला हूँ, मेरे उड़ान के लिए पंख मेरी अपंगता काट नहीं सकती। तो यही है कि मैं इस रैली में पार्टिसिपेट करी हूँ। मैं भारत की पहली महिला भी रही हूँ जिसने चेस्ट बिलो पैरालिसिस में रेड द हिमालय भी की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल दूध संघ में फर्जीवाड़े और घटिया दूध की सप्लाई के खिलाफ दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में हुई कोर्ट में सुनवाई ने वर्तमान सचिव और चेयरमैन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। बता दें कि लाल कुआं निवासी नरेंद्र सिंह कार्की ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल दुग्ध संघ में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को अधोमानक दूध की सप्लाई की जा रही है, जिसको पीने से लोगों को के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। जिसमें वर्ष 2020 के अंतिम 3 माह में लगभग 48 टैंकर करीब 5000 लीटर दूध जांच के दौरान सभी मानकों में फेल होने के बावजूद प्रदेश भर में दूध की सप्लाई की गई। नरेंद्र सिंह कार्की जी हैं लाल कुआं के, उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी कि नैनीताल दूध उत्पादक संघ में बुरी तरह जो है भ्रष्टाचार चल रहा है और प्रदेश के वासियों को अधोमानक दूध की सप्लाई की जा रही है। इसमें हमने सबूत लगाया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कि वर्ष 2020 के लास्ट महीने से 3 महीनों के अंदर लगभग 48 टैंकर दूध, जो कि लगभग 5 लाख लीटर के आसपास होता है, इन्होंने बिलसी बनाई स्थित डेयरी से खरीदा। वो दूध जब हमारे यहाँ आया और उसकी जांच हुई, वो सारे मानकों में फेल हो गया। अल्कोहल टेस्ट में फेल हो गया, MBRT टेस्ट में फेल हो गया, क्लॉटिंग टेस्ट में फेल हो गया। उसके फेल होने के बावजूद उस दूध की सप्लाई पूरे प्रदेश में कर दी गई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।